नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी सब लोग मेंस प्रिपेयर कर रहे होंगे और जून ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग सब पता नहीं कितना मेंस कंप्लीट किया है और कितना पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से फरवरी के बाद जो लोग भी स्टार्ट किए होंगे वो एक एक दो दो यूनिट तो हर सब्जेक्ट के ख़त्म कर दिए होंगे। और जो मेरे जैसे मतलब मैरिड हैं या फिर बच्चों के साथ हैं, वो लोगों का हो सकता है स्लो चल रहा हो, बट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि सेकंड बेबी जो है वो 6 मंथ की है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि 6 महीने तक के बच्चों का बहुत एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। जैसे 6 महीने तक तो बच्चे फीडिंग पे ही रहते हैं और उसके बाद फिर बच्चे को हर तरह का टेस्ट डेवलप करने के लिए उन्हें हर तरह का भोजन खिलाना पड़ता है, और वो ज़रूरी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। तो उसके बाद जब बच्चे सोते हैं या फिर चाहे रात को या सुबह, जैसे भी जो भी आपके लिए कंफर्टेबल टाइम है जिस पे आप पढ़ सकती हो, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसे बच्चा छोटा है तो आपको बाहर का काम नहीं करना होता होगा। जैसे अगर आप हाउस मेकर हैं तो जैसे होता है ना कि जनरली मतलब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम दूध ले आए, सब्जी ले आए, कुछ ऐसे कुछ भी सामान लाना छोटा मोटा तो ले आते हैं। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो ये काम थोड़ा मतलब हमें बच्चे के केयर करना रहता है, फिर ये सब काम नहीं करने होते हैं। तो अभी आप इस काम से फ्री होंगी तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जो भी टाइम मिलता है, स्लो हो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा ना कि टाइम हो सकता है, वैसे तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं देखी हूँ कि मेरी बेटी जो है वो 6 महीने की थी तब तो उसमें केयर लग ही रहा था। वो 1.5 साल से ऊपर की हो गई है और वो मुझे और परेशान करती है। लेकिन ठीक है, अब हमें उन्हीं के साथ मतलब अपने सपनों को पाना है। अपना जो पहचान बनाने का हमने संकल्प लिया है कि मुझे कुछ करना है तो बस करना है, तो वो मुझे या आप सभी को ये करना ही होगा। और इसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिए पूछा गया था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट जो है ना एक कला है। जैसे आप पूछिए तो जब एक बच्चा रहता है तो हम एक अलग टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जब 2 बच्चे रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है और फिर उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। कभी कभी जैसे किसी के बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और किसी किसी के बच्चे सीधे होते हैं, उतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो वो दोनों को अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास सुबह या फिर रात, ये 2 टाइम रहता है जब बच्चे सोए रहते हैं। तो इन दोनों में किसी एक टाइम ही आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ, बहुत लोग हैं जो नाइट में कंफर्टेबल रहते हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे नाइट में नहीं है, मैं सुबह उठ कर के पढ़ती हूँ। तो क्या है ना, आपको ये मैनेज करना होगा। दूसरा कि बच्चे दोपहर में भी कुछ देर के लिए सोते हैं तो आप थोड़ा सा पावर नैप ले सकती हैं और उसके बाद फिर स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि क्या होता है ना, ये कहना और करना में बहुत अंतर रहता है, और किसी को ये चीज़ समझाना जो है वो ऐसे समझिए कि जब तक ये शरीर पे पड़ता है तब जिसको या जिसे पड़ता है वो समझता है कि इस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। और ये आर्ट है। जैसे 6 महीने पहले मैं एक अलग टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर रही थी, आज अलग कर रही, हो सकता है 6 महीने बाद मैं उसको और बेहतरीन तरीके से करूं। तो ये एक आर्ट है। मैं यही कहूँगी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करिए, आप किस तरह कर सकती हैं। जैसे 6 महीने के बच्चे मेरे हिसाब से थोड़ा सोते तो हैं, आपको उतना टाइम मिल जाएगा, उसमें आपको मैनेज कर सकती हैं। और अगर जैसे आपके यहाँ घर पे अगर काम वाली लगी हुई हैं तो हो सकता है तो आपको काम का बर्डन भी थोड़ा कम रहता होगा। तो इसी तरह अब जैसे जो भी हो सकता है, जैसे बहुत से लोग रहते हैं वो जो कि घर में झाड़ू पोछा के लिए काम वाली लगाई रहती है, तो वो आप लगवा लीजिए ताकि आपको वो हार्ड वर्क नहीं करना पड़े। वो करने से क्या होगा ना, आप थक जाएंगे। वो थक जाएंगी तो फिर पढ़ाई जो है हो सकता है कि उतने इफ़ेक्टिव तरीके से आप नहीं कर पाएंगी जितना आप पहले कर पाती हैं। और या फिर अगर आप नहीं ये कर सकती हैं, आपको ही करना पड़ रहा है, तो भी आप फिर अपने हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट की एक आर्ट सीखना पड़ेगा कि मैं किस तरह टाइम को मैनेज करूं। जैसे आप बस ये ध्यान दीजिए कि आप अपना
जो फोकस है या फिर जो आपका लक्ष्य टारगेट है उसे सामने रखिए। जैसे मैं भी कभी कभी वो हो जाती हूँ, मुझे भी कभी लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो फिर मैं याद करती हूँ कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी पहचान बनाना है। बस मैं एक होम मेकर बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे एमपीपीएससी क्लियर करना ही है। और फिर मैं मोटिवेट होती हूँ और फिर मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो 1-2 दिन का लो फेस आ सकता है कभी, क्योंकि ये हर दिन हर महीने में 1-2 बार तो होता ही है। लेकिन फिर आप मोटिवेट हो जाएंगी तो फिर आप कंटिन्यू करें। और ये सबके लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हाउसवाइफ है वही डिमोटिवेट होती हैं। जो भी फुली जो एस्पायरेंट है वो भी होते हैं, जो जॉब वर्कर हैं वो लोग भी होते हैं। हर किसी के लाइफ में, क्योंकि ये जीवन जो है ये संघर्ष है, हर किसी के लाइफ में अलग अलग संघर्ष है। जिनकी मतलब जो मैरिड नहीं है उनके लाइफ में एक अलग ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो जीवन है उनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होना ही है। तो इससे इन सब में हमें खुद को टाइम देना है, खुद का ड्रीम पूरा करना है, पढ़ना है। और जितना हो सके, जितना आप कर सकते हो उतना आप एफ़र्ट लगाइए और पढ़िए। यहाँ पे मैं नीति शास्त्र पढ़ रही हूँ। तो आप लोग नीति शास्त्र के लिए कौन सा सोर्स कर रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैं दर्पण पब्लिकेशन की कर रही हूँ। ये बुक काफ़ी अच्छी है। मुझे पहले तो थोड़ा सा दार्शनिक में स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन बाकी जो यूनिट है वो काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। और आकार के भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आकार के ही नोट्स से पढ़ते हैं नीति शास्त्र को। और मैं दर्पण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ। और मुझे एक कमेंट और आया था कि आप उत्कर्ष की जो नीति शास्त्र की बुक है उसके लिए रिव्यू करिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि उत्कर्ष, निर्माण और आकार, इनके कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी रहते हैं। तो आप इनमें से जिनकी भी लैंग्वेज अच्छी लग रही है आप बिल्कुल उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि उत्कर्ष की मैं पर्यावरण की बुक से पढ़ रही हूँ। तो उसमें बहुत कंटेंट है, मतलब ऐसे समझिए कि हर टॉपिक कवर कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो नीति शास्त्र की बुक मैं देखी तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उत्कर्ष के जितने भी सोर्सेस हैं वो काफ़ी डिटेल में, बहुत अच्छे से डिटेल में दिए हुए हैं। तो अगर आपको उत्कर्ष की लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं तो फिर आप आकार को देख सकते हैं, निर्माण को देख सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, किसी को निर्माण की बुक समझ में नहीं आती, किसी को आकार की बुक समझ में नहीं आती है, तो और किसी को उत्कर्ष की भी हो सकती है। क्योंकि क्या है ना, हर किसी को लैंग्वेज जो है वो सबका नहीं समझ में आ सकता है। तो इसलिए आप देख लीजिए, आप मतलब देख करके जो भी आपको लगे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्योंकि कंटेंट जो ये तीनों में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप कभी भी देखिएगा। तो इकोनॉमिक्स हो गया या सोशियोलॉजी हो गया या उद्यमिता हो गया, इनके लिए सिविल जॉब्स के जो है वो नोट्स जनरली रेफ़र किए जाते हैं। और बाकी के लिए आकार, निर्माण और उत्कर्ष के ही नोट्स से लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें काफ़ी कंटेंट है, ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक कहना के मतलब ये है कि अच्छे हैं और आप मतलब इस पे रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कोई इन्हीं से पढ़ रहे हैं। हाँ, आपको अपने आंसर राइटिंग में वर्क करना होगा कि आपको अपने जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है वो अपना उसमें ऐड करें। जैसे नीति शास्त्र में आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे कोटेशन हो गया, वो सब ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये दर्पण की बुक में ना बहुत डिटेल में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, तो मुझे अच्छी लगी। आप देख सकते हैं, अगर आपको भी अच्छी लगती तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो और जिस कोचिंग की भी नोट्स आपको अच्छी लग रही है आप उसी से ही पढ़िए। मुझे एक कमेंट और आया था कि ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद बुक लेने की ज़रूरत है क्या? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डिपेंड करता है आप कौन सी कोचिंग की ऑनलाइन कोर्स लिए हैं। क्योंकि वहाँ का मटेरियल अगर जैसे आकार, निर्माण, उत्कर्ष इनका है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कोचिंग है और वहाँ के कंटेंट आपको कम लग रहे हैं या सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं तो आपको दूसरे कोचिंग के नोट्स से आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि फाइनली आपको सिलेक्शन लेना है। और हो सकता है कुछ कुछ नोट्स नहीं, जैसे इतिहास के लिए हमेशा से आकार के नोट्स रिकमेंड किए जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप चाहे कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो या कहीं भी ऑनलाइन क्लास लिए, लेकिन अगर इतिहास के लिए आकार के नोट्स
टॉपर सजेस्ट कर रहे हैं, हर कोई सजेस्ट कर रहा, पढ़ रहे हैं, तो आपको भी एक बार पढ़नी चाहिए। और भी अगर किसी कोचिंग के नोट्स आपको नहीं समझ, जैसे आपने उत्कर्ष के लिए हैं या निर्माण के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप दूसरे कोचिंग के नोट्स लेकर के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हर कोई ऐसे ही पढ़ता। आप टॉपर्स का सुन सकते हैं, वो लोग यही कहते हैं हमने कोचिंग की थी लेकिन 2-3 महीने करके छोड़ दिए, और फिर उसके बाद फिर हम फिर आकार के नोट से पढ़े या निर्माण के से पढ़े। तो इसी तरह का ये है। तो अगर आपको लगता है कि आपको और भी पढ़ने का कंटेंट की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल पढ़िए, और नहीं तो कम्प्लीटली अच्छे कोचिंग से अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आप कम्प्लीटली उस पर रिलाई कर सकते हैं। और लास्ट पे मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जो भी कमेंट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। मैं उसमें डेली करंट अफेयर के जो न्यूज़पेपर में ब्लॉग आता है वो मैं शेयर कर देती हूँ, और जो भी आर्टिकल मुझे लगते हैं कि जो आपके विचारों को सोचने समझने के लिए अच्छा है, वो मैं उसमें शेयर करती हूँ। उससे क्या है ना कि कुछ MPPS से रिलेटेड नहीं रहते, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप पढ़िए उससे। थैंक यू।